हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट बुक पीसीएम की आज एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऊष्मागतिकी के फोर्थ पार्ट की। तो दोस्तों इससे पहले भी हमने 3 पार्ट के अंदर लगभग सभी कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स की बात कर ली है। इससे आगे हम आज कंप्लीट कर लेंगे, लगभग सभी कंप्लीट हो जाएगा, या होगा तो थोड़ा बहुत एक लास्ट वीडियो बनेगी जिसके अंदर पूरा ऊष्मागतिकी के सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज की बात हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन करने की, फिजिक्स की सभी टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले भी हमने लगभग काफ़ी टॉपिकों के बारे में चर्चा कर ली है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपने इससे आगे भी जितने भी जो टॉपिक्स बचते हैं उन सभी के बारे में 1 बाय 1 वीडियोस आएगी टाइम से। और दोस्तों इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल की भी वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों बने रहें, चैनल के साथ जुड़े जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, अपने शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताते रहें कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किस टॉपिक के बारे में आपको और ज़्यादा रिवाइज करवाना है, तो उसके बारे में भी आपको मैं वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं आगे आज के टॉपिक के बारे में। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं कृष्णिका पिंड के बारे में। तो ये कृष्णिका पिंड क्या होती है, और जो कृष्णिका यानी काला, जो बिल्कुल काला पिंड होता है, उसमें जब प्रकाश आपतित होता है तो क्या रिएक्शन रहता है। देखिए जब एक कृष्णिका पिंड के ऊपर जब प्रकाश आपतित होता है, तो यहाँ पर कृष्णिका पिंड के बारे में एक बार बात नहीं करेंगे। हम ये सिंपल सोचते हैं कि किसी पिंड के ऊपर जब प्रकाश आपतित होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो देखिए सबसे पहले जब कोई प्रकाश आपतित होता है तो उसमें 4 चीज़ें साथ में होती है। एक तो 1+1+ QR। देखिए QR क्या होता है कि जो प्रकाश आपतित होता है उसमें से कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। QA होता है यानी कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। QT का मतलब होता है कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसमें यानी इसका मतलब जब पिंड पर कोई प्रकाश आपतित होता है उसमें 4 घटक काम करते हैं। एक तो A1+R+AT यानी 3 घटक काम करते हैं। R+A+T। R मतलब परावर्तित, ए मतलब अवशोषण, टी मतलब अपवर्तन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जब कृष्णिका पिंड यानी जब कोई काले पिंड पर, बिल्कुल अगर पिंड को काला पिंड लिया जाए, बिल्कुल काले रंग का पिंड लिया जाता है, तो उसके अंदर इन घटकों में क्या क्या वैल्यू रहती है। देखिए उसके अंदर ना तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा, इसका मतलब आर की वैल्यू 0 होगी, और अपवर्तन भी नहीं होगा यानी टी की वैल्यू 0 होगी, यानी पूरा का पूरा प्रकाश अवशोषित हो जाता है। क्योंकि काला रंग है वो प्रकाश को अवशोषण करता है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा प्रकाश अवशोषण हो जाएगा, ना तो अपवर्तित होगा ना परावर्तित होता है। इस वजह से यहाँ पर ए की वैल्यू 1 होगी, यानी पूरा का पूरा प्रकाश अवशोषण हो जाएगा, और टी और आर की वैल्यू 0 होगी। ठीक है दोस्तों, इसी कृष्णिका पिंड को लेकर किरचॉफ ने एक नियम दिया था, E = A/A। ई का मतलब उत्सर्जन क्षमता और ए का मतलब अवशोषण क्षमता। तो जो किरचॉफ का नियम है वो उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का जो अनुपात होता है वही किरचॉफ का नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर कृष्णिका पिंड के बारे में इसी नियम को लिया जाए तो कृष्णिका पिंड के बारे में बताया जाता है कि ए और ई की वैल्यू बराबर होती है। देखिए ए और ई की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रकाश अवशोषण करेगा वो उतना ही ज़्यादा उत्सर्जन करेगा। यानी देखिए अच्छे उत्सर्जक है वो अच्छे अवशोषक होते हैं, और बुरे उत्सर्जक है वो बुरे अवशोषक होते हैं। यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर क्या बताया जाता है कि किरचॉफ के अनुसार जितना ज़्यादा उत्सर्जक अच्छा होगा उतना ही अच्छा अवशोषक होगा, और जितना बुरे उत्सर्जक होंगे उतने बुरे अवशोषक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी नियम के कुछ उदाहरण हैं जिनकी बारे में बात करते हैं। हरे कांच को गर्म करने पर अंधेरे में लाल दिखाई देता है। जब हरे कांच को गर्म किया जाता है तो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, तो वो अंधेरे में जाने पर वो क्या दिखाता है, लाल रंग का दिखाई देता है, यानी अच्छा अवशोषण है तो अच्छा उत्सर्जक होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम स्टीफन बुट्समान की नियम का। स्टीफन बुट्समान का नियम क्या होता है, वो भी इसी कृष्णिका पिंड के बारे में बात करता है कि आदर्श कृष्णिका के लिए, आदर्श कृष्णिका पिंड के लिए क्या होता है कि E = समानुपाती टी की पावर 4, यानी उत्सर्जित प्रकाश की जो किरण है, उत्सर्जन पर विकिरण जो उत्सर्जित प्रकाश की जो ऊर्जा है E समानुपाती होती है वो ताप के चतुर्थ घात के, यानी उत्सर्जित प्रकाश की जो ऊर्जा है वो ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। अगर समानुपाती का यहाँ से साइन हटाएंगे तो यहाँ पर सिग्मा साइन लगेगा, और इसका मान होता है 5.6 × 10⁻⁸ जूल प्रति सेकंड केल्विन की पावर 4। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है स्टीफन बुट्समान का आदर्श कृष्णिका के लिए जो नियम है वो E समानुपाती टी की पावर 4, यानी उत्सर्जित ऊर्जा है वो जो उत्सर्जित प्रकाश की जो ऊर्जा है वो उसके ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं शीतलन के बारे में। न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है। देखिए न्यूटन का शीतलन नियम क्या है कि शीतलन की जो दर है, यानी शीतलन की दर है वो ताप आधिक्य के समानुपाती होती है। शीतलन की दर है ताप आधिक्य के समानुपाती होती है। अब शीतलन की दर का मतलब क्या होता है कि तापांतर समय, यानी शीतलन की दर का मतलब एक समय के बाद एक समय के सापेक्ष ताप में परिवर्तन है, तो तापांतर अपॉन समय, और यहाँ से समानुपाती का साइन हटाया के = ताप आधिक्य मतलब वस्तु का ताप माइनस परिवेश का ताप, ये होता है। यहाँ से वस्तु का ताप क्या है, Q1 + Q2/2 माइनस परिवेश का ताप Q0 (1 के), और यहाँ से तापांतर मतलब Q - Q1/T। ये होता है न्यूटन का शीतलन नियम। अब देखिए न्यूटन का शीतलन नियम क्या, जो अगर मैं दैनिक जरूरत के अंदर बात करूँ, दैनिक भाषा में बात करूँ, तो देखिए दोस्तों कि जैसे जैसे किसी गर्म वस्तु को ठंडा, जैसे जैसे कोई गर्म वस्तु है वो ठंडी होती है, तो जितनी ज़्यादा वो गर्म होती है, जैसे उसका जैसे ताप ज़्यादा होता है तो वो अधिक ताप है वो थोड़े कम समय में कम हो जाता है, पर जैसे जैसे उसका ताप कम होता जाता है वो और ज़्यादा ठंडी होने में अधिक समय रहती है। यानी कि दूध है या चाय है वो ज़्यादा गर्म होती है तो वो ठंडी धीरे धीरे, जैसे जैसे वो ताप कम होता है उसको ठंडा होने में और ज़्यादा टाइम लग रहा है, टाइम ज़्यादा लगता जाता है। यानी ताप कम होता है तो टाइम
बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाती है उसको और ठंडा होने में, उसको मूल अवस्था में आने में और अधिक समय लगता है। तो ये होता है न्यूटन का शीतलन का नियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं बीन के विस्थापन का नियम। जो बीन का विस्थापन का नियम है उसमें क्या होता है कि जो उत्सर्जित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उत्सर्जित प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ से मैंने व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाया तो यहाँ पर बी लग गया, जो बी नियतांक है जिसका मान होता है 2.9 × 10⁻³ 2.9 × 10⁻³ देखिए दोस्तों, अब ये कहाँ पर लगता है कि देखिए जैसे जैसे कि कोई प्रकाश जो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, उत्सर्जित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बढ़ता है तो क्या कहता है ताप में कमी आती रहती है, ताप में कमी आती है। चलिए ये होता है बीन का विस्थापन का नियम, जब बीन का मान दिया हुआ है, बीन के विस्थापन गुणांक का मान दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी ऊष्मागतिकी के बारे में कुछ, अभी और किरचॉफ के नियम के अनुसार कृष्णिका पिंड के बारे में कुछ टॉपिक्स रहे थे। अब उसके बाद आगे बात करते हैं गैसों की ऊष्माधारिता। अब देखिए गैसों के बारे में जो अणुगतिक सिद्धांत है उसके बारे में कल एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं सभी की बात करूँगा। आज हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब बता गैसों का ऊष्मागतिक धारिता। गैसों की ऊष्मागतिक धारिता क्या होती है? एक नियत ताप पर, देखिए अभी इसमें बात करते हैं गैसों की ऊष्माधारिता एक नियत ताप आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा की धारिता। एक नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा की धारिता क्या होती है? CV/FR/2 होता है। ठीक है ना, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होती है? CV=FR/2। और अगर नियत दाब पर बात की जाए तो CP=CV+R, यानी CV+R हो जाएगा। CP का मान कैसे होता है? CV+R। तो यहाँ से CV का मान तो हमने पहले निकाल रहा था, FR/2 प्लस में एक R और आ गया, तो यहाँ से अगर R को कॉमन लिया जाता है तो क्या होता है? F/2 + 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये फॉर्मूला अपने पास दिया हुआ है। तो देखिए CV+R होता है, और यहाँ से जो CV की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा? R=F/2 + A। ठीक है, अगर इनका अब अनुपात निकाला जाता है, अगर इनको अनुपात निकाला जाए तो R=CP/CV होता है। CP का मान रखते हैं, CV का मान रखते हैं, तो यहाँ से R का मान आएगा 2 1 + 2F, यानी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी कॉमन आने वाली चीज़ें उनको निकाल कर काटेंगे, तो यहाँ से फाइनल जो आंसर आएगा CP/CV का आएगा 1 + 2F/F। ये होता है आर का जो नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा अपॉन में नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का जो अनुपात होता है वो होता है 1 + में 2/F। ये होता है अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो ये तो ऊष्माधारिता, गैसों की ऊष्माधारिता की बात की। अभी बात रहती है कि स्वतंत्रता की कोटियाँ और उसके बारे में स्वतंत्रता कोटि क्या होती है, इसके बारे में जितने भी फॉर्मूलाज हैं इनके बारे में कल बात करेंगे। मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड एक अणुगतिक सिद्धांत के बारे में जो वीडियोज लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको ये सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें। मैं इसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स आपके साथ में नई वीडियो नई टॉपिक्स के बारे में पेश करता रहूँगा। वीडियोस कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।